नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बिहार में छठे चरण में मतदान 8 सीटों पर होना था और शांतिपूर्वक हो भी गया। ये कहा गया कि दरअसल इस बार लोग जिस उत्साह से बाहर आए वो 2019 की तुलना में ज़रा कम था और वो आपको वोटिंग के आंकड़ों में भी दिखाई पड़ता है। आज जो मतदान हुआ है उसमें बताया ये जा रहा है कि 55.45%, 56% से कम मतदान हुआ है, जबकि यही फिगर्स जो थी साल 2019 यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में 58.47% थी। बहुत स्पष्ट है कि 3% कम मतदान हुआ है, 3% कम लोग निकले हैं इस बार छठे चरण में बिहार में मतदान के लिए। वजह क्या हो सकती है? आखिरकार ये गर्मी है या फिर एक जनरल कहा ये जा सकता है कि उदासीनता जो लोगों में इस बार पूरे देश में दिखाई पड़ रही है और बिहार उससे अछूता नहीं है। अगर आप पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उदाहरण को छोड़ दें तो आप पाएंगे कि हर जगह ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम दर्ज किया गया, बिहार में भी कम दर्ज किया गया। अब जो 8 सीटों की अगर हम बात करें तो ये 8 सीटें कौन कौन सी थीं? वाल्मीकि नगर, शिवहर, सिवान, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और महाराजगंज। ये 8 सीटें इस वक्त एनडीए के पास है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगियों के पास है। 4 सीटें तो जनता दल यूनाइटेड के ही पास है और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। वैशाली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी के पास, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और महाराजगंज भारतीय जनता पार्टी के पास, और उसके अलावा गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, शिवहर और सिवान, ये 4 सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास। तो सवाल ये है कि आज किसका पलड़ा कहाँ भारी रहा है और क्या एनडीए अपने 8 सीटों के इस कोटे को बचाने में सफल रहा है या फिर इस बार किले में दरार पड़ी है? इसका आकलन जाहिर है हम करेंगे, नतीजे 4 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन कुछ जो फैक्टर्स हैं जो अभी तक जानकारी के रूप में सामने आई हैं उनको अगर साथ रखा जाए तो थोड़ी बहुत स्थिति स्पष्ट होती हुई नज़र आने लगी है। अब फर्ज करें आप शुरुआत अगर हम करते हैं जनता दल यूनाइटेड की सीटों से ही, तो जनता दल यूनाइटेड की सीटों में शुरुआत से कुछ इस तरह की बातें आ रही थी कि एक स्वाभाविक जो फाइट 1 to 1 की होती है कुछ सीटों पर उस तरह से नहीं हो पाया। मसलन सिवान, अब देखिए सिवान में जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट विजय लक्ष्मी कुशवाहा, और कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को टिकट देना है क्योंकि कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को एकोमोडेट करना ज़रूरी हो गया था, इसलिए राजपूत समुदाय के सिटिंग एमपी का टिकट जेडीयू ने काटा, कविता सिंह का और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को दिया। अब ये जो जातीय गुणागणित के तहत जो सीट दी गई उसमें पाया ये गया कि जो राजपूत समाज है और पूरा सवर्ण समाज, ऐसा लगा जैसे कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार से उसने थोड़ी दूरी बनाई और आज मतदान के दौरान ये दिखा भी, क्योंकि ये तमाम जो वोटर्स हैं, कहा जा रहा है एक आकलन के अनुसार हिना शहाब के साथ कैंपेन भी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रायः ये वोटर्स जो हैं, और एनडीए के वोटर्स आज बड़ी मात्रा में हिना शहाब को वोट करते नज़र आए हैं। तो ऐसे में पहले और दूसरे नंबर की रेस में कौन है? हिना शहाब शहाबुद्दीन की जो लेगेसी है उसको लेकर, और जनता दल यूनाइटेड की पहचान, माफ़ करें आरजेडी की पहचान को छोड़ करके उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। और चूँकि जनता दल यूनाइटेड में विजय लक्ष्मी कुशवाहा के जो पति हैं रमेश कुशवाहा, नामी व्यक्ति उस क्षेत्र के हैं लेकिन मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एमएल बैकग्राउंड के हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोगों को ये शक
कि कहीं एमएल की राजनीति, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माले की राजनीति तो नहीं आ रही है। ये सब कुछ मैं कवरेज पर गया था उस क्षेत्र में, तो मैंने महसूस किया था। तो अगर मान लीजिए कि यादव जाति के वोट अवध बिहारी चौधरी के साथ हैं, मुस्लिम वोटर हिना शहाब के साथ हैं, और जो वोटर एनडीए के स्वाभाविक तौर पर मिलने चाहिए जेडीयू के उम्मीदवार को, उसमें से कुछ चले जाते हैं हिना शहाब के पास या ज़्यादातर चले जाते हैं, तो फिर ऐसे में जीत किसकी हो रही है? बताया यही जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी बहुत ज़्यादा मजबूती से शायद इसलिए नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि जो नेचुरल अलायंस एमवाई का था वहाँ काम नहीं कर रहा था, और ऐसे में कुछ वोट्स जो कि अवध बिहारी चौधरी को मिलने थे उसमें से जनता दल यूनाइटेड की तरफ आए हैं, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते थे कि शहाबुद्दीन की लेगेसी की जीत हो वहाँ पर, वो लोग, कुछ लोग चले गए। आज ये कहा जा रहा है, ये फैसला आज हुआ बहुत से लोगों के बीच कि हम जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजयलक्ष्मी कुशवाहा के साथ जाएं, लेकिन वहाँ पर ये जो लड़ाई है पहले और दूसरे नंबर की, उसमें जनता दल यूनाइटेड और हिना शहाब ही हैं, और फाइट बहुत ही क्लोज़ है। कहा यह जा रहा है कि सवर्ण समुदाय में ज़बरदस्त तरीके से, ख़ास तौर पर चूँकि राजपूत उम्मीदवार की टिकट काट ली गई थी, इसीलिए ज़बरदस्त तरीके से हिना शहाब को वोट गया है। जीत हार का मार्जिन बमुश्किल 40-50 हज़ार रहने वाला है, बताया ये जा रहा है, क्योंकि जो वोटिंग भी हुई है सिवान में, वो वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। कंप्लीट वोटिंग 52.20 की वोटिंग, सोचिए शाम 6 बजे तक इतनी ही वोटिंग हो पाई थी। 50% के आसपास, 52% के आसपास मत गिरे हैं, और ऐसे में जिसने अपने मत गिरवा लिए वो चुनाव जीतेगा, और मार्जिन बहुत ही थोड़ी रहने वाली है। अवध बिहारी चौधरी इन दोनों उम्मीदवारों से पीछे चल रहे हैं, यही बताया जा रहा है, और जीत के फेवरेट्स जनता दल यूनाइटेड या हिना शहाब को बहुत तगड़े वोट्स, अपने समुदाय के वोट्स और सवर्णों के वोट्स मिले हैं। लेकिन जो एनडीए के वोट्स हैं, जो साइलेंट वोट कहे जाते हैं, जो लाभार्थी वोट हैं, वो बड़ी संख्या में चुपचाप वोट करते हैं। तो ऐसे में देखना है कि जो सामने से हिना शहाब दिखाई पड़ रही हैं विनर, उनको आखिरी वक्त पर झटका तो नहीं लग जाता है, क्योंकि जो साइलेंट वोट हैं वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजयलक्ष्मी को पड़े हैं। अब बात आगे बढ़ें और हम कर लें वैशाली की। देखिए, वैशाली लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार वीणा देवी को टिकट इस बार दोबारा मिला, और 2019 में, 2014 में राजपूत समुदाय के उम्मीदवार जीते हैं। वहाँ से आप जानते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह 5 बार जीते थे। ज़्यादातर राजपूत समुदाय के उम्मीदवार ही जीत करके वहाँ से संसद जाया करते हैं वैशाली। और ऐसे में इस बार जो चैलेंज है वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो दिया गया, वो एक ऐसे रूप में दिया गया जिसमें कि जो ट्रेडिशनल वोटर्स भूमिहार समाज के थे, उनके वोट्स में एमवाई के वोट्स को जोड़ दिया जाए और इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, इसकी कोशिश की गई। मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया और आरजेडी के टिकट पर वो एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आए, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट भी लड़ा करते हैं तब भी वो 1.5-2 लाख वोट ले लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो फिर उसमें अगर एमवाई का सपोर्ट बेस मिल जाता है तो वो एक मजबूत उम्मीदवार और कई मायनों में वैशाली की सीट पर एक नेचुरल चैलेंजर के तौर पर दिखाई पड़ने लगे, जो जीत भी सकता है। पर आज की जो वोटिंग हुई है उसमें रिपोर्ट्स ये आई हैं कि जो राजपूत समुदाय के वोटर्स हैं वो तो अपने स्थापित तरीके से उन्होंने वोट किया है, करवाया है, और साथ ही साथ जो मोदी के नाम का जो वोट्स है, जो लाभार्थी वर्ग का वोट्स है, वो वोट भी जितना पड़ना चाहिए वो तमाम वोट्स पड़े हैं एलजेपी प्रत्याशी को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो जहां भूमिहार समाज ने आगे बढ़ चढ़ करके वोट दिया है, वहीं पर एक छोटा सेक्शन भूमिहार समाज का वो एनडीए के पाले में वोट करता हुआ नज़र आया है। उसे इस बात का इल्म है कि वो वोट कर रहा है, अपने जाति समुदाय के व्यक्ति को नहीं वोट कर रहा है, वो एनडीए को वोट करना चाह रहा है। वो कुछ इस तरह के समुदाय की बात भी थी। और जनता दल और आरजेडी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं
उसमें थोड़ी उदासीनता देखी गई है मुन्ना शुक्ला के नाम पर, ख़ासतौर पर यादव समुदाय में। तो ऐसे में क्या मुन्ना शुक्ला की उम्मीदवारी आज उतनी मजबूत रह जाती है, इस पर थोड़ी संशय हो रही है। और माना ये जा रहा है कि जो यादव समुदाय के वोट अगर फुल पड़े हैं तो जाहिर है कि वो चैलेंजर के तौर पर वर्तमान है। अगर थोड़े ढीले पड़े हैं तो फिर एक एज जो है वो वैशाली में अभी भी एनडीए उम्मीदवार को रह सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे ये मामला भी बहुत नज़दीकी है, बहुत नज़दीकी, जैसे सिवान बहुत नज़दीकी है मामला, वैसे ही। और इस बात को विपक्ष जिस तरह से चुनाव लड़ा है, सब मान रहे हैं कि बहुत तगड़ी फाइट एनडीए को इन दोनों सीटों पर, सिवान में और वैशाली में, दी है विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने। आ जाइए अब आप शिवहर की कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। शिवहर अमूमन भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, लेकिन इस बार वो जनता दल यूनाइटेड को चली गई और जनता दल यूनाइटेड ने ये टिकट लवली आनंद को दे दिया। वहाँ से पहले आनंद मोहन जीते हैं चुनाव और इसी कारण से उन्होंने मांगा इस क्षेत्र को, लेकिन वहाँ पर जैसे ही टिकट काटा गया रमा देवी का, तो ये अपने आप में एक भावना आई। जनता दल यूनाइटेड को टिकट चली गई, बीजेपी की टिकट कट गई, बनिया समाज से आती हैं, बैकवर्ड समाज से आती हैं, उनकी टिकट काट ली गई और उन्हीं समुदाय से ऋतु जायसवाल को टिकट, बनिया समुदाय के आती हैं ऋतु जायसवाल, उनको टिकट दे दिया आरजेडी ने। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट कहा जा सकता है ऋतु जायसवाल ने दिया है। और अगर उन्होंने अपने बनिया समुदाय के वोटों को, वैश्य समाज के वोटों को एकत्रित कर लिया है तो फिर दिक्कत होने जा रही है लवली आनंद को। ये बताया जा रहा है शिवहर में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उम्मीदवार, जनता दल यूनाइटेड की एक पहचान जो है वो अति पिछड़े वोटों में है, लेकिन अति पिछड़े वोटों के ध्रुवीकरण में क्या ऋतु जायसवाल जो कि आरजेडी की उम्मीदवार थी, चैलेंजर थी, उन्होंने सफलता हासिल की है। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर एक बहुत मजबूत चैलेंजर के तौर पर सामने ऋतु जायसवाल आई हैं और एक एज बताया जा रहा है आरजेडी को यहाँ पर मिल सकता है। ये एक ऐसी फाइट होगी जिसमें कि जो स्थिति 19-20 की होती है उसमें 20 आरजेडी है शिवहर में। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यही कहा जा रहा है। तो बात हो गई हमारी सिवान की, इसके अलावा वैशाली की और शिवहर की। वाल्मीकि नगर की जो सीट है उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि वहाँ भी फाइट ज़बरदस्त हुई है। सुनील कुशवाहा जो कि आरजेडी की माफ़ करें जेडीयू की, और दीपक यादव आरजेडी की टिकट पर नए उम्मीदवार हैं। और दीपक यादव अचानक से लाए गए, वो एक व्यवसायी हैं और बड़ा अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है। लेकिन जो वोटों का गुणागणित है, ख़ास तौर पर एनडीए वोटों का वाल्मीकि नगर में, वो फेवर करता है एनडीए के उम्मीदवार को, अगर वो उम्मीदवार कुशवाहा जाति से आता है। और वो कॉम्बिनेशन इस वक्त है वहाँ पर वाल्मीकि नगर में। आपको याद होगा सुनील कुशवाहा जो हैं वो सिटिंग एमपी, उनको टिकट दी गई दोबारा से, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि यहाँ पर फाइट ज़रूर है पर थोड़ा एज जो है यहाँ पर वो सुनील कुमार को मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छी लड़ाई दीपक यादव की तरफ से है, ये भी कहा जा रहा है, और कोई सरप्राइज़ हो जाए आखिर में तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। गोपालगंज के लिए कहा जा रहा है कि आलोक सुमन जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, और उनको जो टिकट ये दी गई तो उनके खिलाफ वीआईपी के उम्मीदवार उतारे गए, प्रेमनाथ पासवान और आलोक सुमन चूँकि सिटिंग एमपी हैं। और गोपालगंज की देखिए ये एक मिजाज को दर्शाता है कि वहाँ पर नोटा के वोट्स बहुत पड़ते हैं। 51,660 वोट पिछली दफ़ा पड़े थे, 51,000 नोटा के वोट पड़े थे। आप सोचिए, उसके पहले 17,000 वोट पड़े थे। तो कहीं ना कहीं एक विरोध वहाँ के लोगों में है। वहाँ का जो एक नेचुरल जो वोट बैंक है वो इस बात को थोड़ा इस बात से नाराज़ है कि इस सीट को सुरक्षित कर दिया गया है, और जो एक नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इस सीट पर नहीं होता है। पर यह ज़रूर है कि वहाँ पर एनडीए के वोट्स भी अच्छी खासी संख्या में हैं, और इस कारण से आलोक सुमन रिटेन कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ नाराज़गी है और वो
एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, वो नाराज़गी, नॉन फंक्शनिंग एमपी जो होता है, बहुत अच्छा काम नहीं करता है, वो वाली बात उनके साथ जोड़ी जा रही है। अब वो कैसे इसको सबलाइम करते हैं, दबाते हैं। दूसरी ये है कि ये जो प्रेमनाथ पासवान हैं वीआईपी के हैं, तो ऐसा कहा जा रहा था कि अगर आरजेडी के पास वो रहती सीट तो वो ज़्यादा मजबूत टक्कर दे पाते, और एक जो पहचान है वहाँ पर जैसे लालटेन का अगर रहता तो वो वोटों को निकालने में ज़्यादा सफल होता है। वैसे अपनी अच्छी खासी पहचान मुकेश साहनी भी बना चुके हैं और उनके उम्मीदवार, जाहिर है कि वो उनकी भी एक पहचान है तभी टिकट दी गई है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसे में, जबकि अमूमन पासवान के जो वोट्स होते हैं वो एनडीए के साथ हैं, तो कितना वोट प्राप्त कर पाते हैं प्रेमनाथ पासवान अपने समुदाय का भी। और कहा यही जा रहा है कि इस बार पासवान समुदाय पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है। वीआईपी को जो दूसरी सीट दी गई थी वो थी ईस्ट चंपारण यानी कि मोतिहारी, राधा मोहन सिंह के खिलाफ, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर उस तरह से टक्कर देने में सफल नहीं हो पाए हैं ईस्ट चंपारण से राधा मोहन सिंह के खिलाफ राजेश कुशवाहा। और ये माना जा रहा है कि ये जो फाइट है इसमें इस बार भी एज, और चूंकि ये बात फैल गई थी वहाँ पर कि ये आखिरी चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद शायद वो चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे राधा मोहन सिंह, तो इसी कारण से उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है और लोग बाग उनको वोट इसलिए भी दे रहे हैं कि हो सकता है ये उनका फेयरवेल इलेक्शन हो। दूसरी ये कि वीआईपी को टिकट दे दी गई, तो वीआईपी को जो टिकट दे दी गई तो थोड़ा उसमें भी ये कहा जा रहा है कि एक एडवांटेज हुआ। आप इस बात को महसूस करेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वीआईपी के लोग मजबूत नहीं हैं, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन होता है कि जो एक फेमिलियरिटी होती है चुनाव चिन्ह को लेकर के, वो लालटेन की हमेशा ज़्यादा है। और ये चीज़ें, ये दिक्कतें आती हैं अमूमन जब देखा ये जाता है कि अगर वो दे दी गई दूसरे को तो उतनी ही भावना से वो जो सपोर्टर होता है वो निकल कर सामने नहीं आता है। तो यहाँ एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को राधा मोहन सिंह की उम्मीदवारी के तौर पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। महाराजगंज में भी बताया जा रहा है कि जो फाइट है जनार्दन सिग्रीवाल के लिए वो बहुत मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, एक तो वो लोकल नहीं है, वो सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ आई। दूसरी, उनकी उम्मीदवारी बहुत लेट घोषित की गई आकाश सिंह की, और वो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के लड़के हैं। और अखिलेश सिंह ने उनको एक बार पहले मोतिहारी से लड़ाया था चुनाव, और वहाँ भी वो हार गए थे राधा मोहन सिंह के खिलाफ। और इस बार उनको दूसरी दफ़ा मौका दिया गया है लड़ने का कांग्रेस की टिकट पे। लेकिन वहाँ पर जनार्दन सिग्रीवाल के जो एक डिफाइंड वोट बैंक है और कई चुनाव जीतने का जो एक उनको लाभ है, वो उनको होता हुआ दिखाई कम से कम वहाँ पड़ रहा है। तो बात वैशाली की हो, सिवान की हो गई, वैशाली की हो गई, शिवहर की हो गई, वाल्मीकि नगर की हो गई, गोपालगंज की हो गई, ईस्ट चंपारण हो गई, वेस्ट चंपारण हो गई, और महाराजगंज की भी बात हो गई। अब देखिए, ये जो तमाम उम्मीदवार यहाँ आज की इलेक्शंस में खड़े थे, ये सब के सब इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्रित हैं कि जो मैस्कॉट हैं उनके उपलब्धियों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि स्वयं उसने बहुत ज़्यादा काम किया है और इसलिए वो हॉट फेवरेट है। बिहार में इस चरण में और इसके पहले के भी चरण में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, दूसरी तरफ लालू यादव की तस्वीर। लालू यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर, इन्हीं दो तस्वीरों के दम पर ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े हैं। कोई अपनी उपलब्धि बहुत ज़्यादा है और इस कारण से उनको वोट मिलने जा रहा है, ऐसा नहीं देखा गया है। लिहाजा इस बात को महसूस कीजिए कि वोटर्स ऐसे भी देख रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है, और उस हिसाब से भी वो वोट देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक उदात्त छवि किसी उम्मीदवार की है और इस कारण से उसने वोट अपने दम पर भी बहुत खींच लिया है, ऐसा नहीं है। और दूसरा, जातीय गुणागणित का अपना एक जो भूमिका है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ी है। तो जिसने बेहतर गठबंधन साधा है उसको वोट मिलेंगे। फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कहा यही जा रहा है कि 8 सीट जीत करके भले ही एनडीए आई थी और 8 की 8 सीटों उनके पास थी, लेकिन इस बार अगर कहा जाए कि जो सेफ आज के चुनाव के बाद उनकी सीटें हैं वो
एक तो पूर्वी चंपारण की सीट बताई जा रही है जो राधा मोहन सिंह लड़ रहे हैं, दूसरी वेस्ट चंपारण। हाँ, वेस्ट चंपारण के बारे में बात पूरी नहीं हो पाई। वेस्ट चंपारण में संजय जायसवाल थोड़े दिक्कत में हैं। मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक मजबूत स्थानीय नेता हैं और इस बार कहा यह जा रहा है कि एनडीए के वोट्स बड़े नाराज़ हैं संजय जायसवाल से, क्योंकि संजय जायसवाल के ऊपर ये है कि वो बड़े नेता हो चुके हैं, हवा हवाई हो गए हैं, स्थानीय मुद्दों पर वो उतना काम नहीं करते हैं और इस कारण से वहाँ का जो सवर्ण समाज है उनसे बहुत खुश नहीं है। और क्या वो मदन मोहन तिवारी के साथ चला जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, फासला छोटा हो सकता है, क्योंकि जो पिछड़ा वोट बैंक है वो अभी भी वहाँ बताया जाता है कि पश्चिमी चंपारण में वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ख़ास तौर पर मोदी के नाम के साथ। तो इस कारण से एक छोटी मार्जिन वाली जीत मिल सकती है। संजय जायसवाल बहुत पॉपुलर कैंडिडेट नहीं है वहाँ पर, और जाहिर है कि अगर बहुत तगड़ी फाइट हो जाएगी तो वो ये इलेक्शन भले निकाल लें, पर इसके बाद उनको बहुत दिक्कत हो सकती है। इस इलेक्शन में भी दिक्कत हो सकती है। मदन मोहन तिवारी ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है, यही बताया जा रहा है, पर एक एज बताया ये जा रहा है कि है, और वो भी इसलिए संजय जायसवाल को क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत से सवर्ण जो कि भले ही नाराज़ हैं उनसे आखिरी वक्त पर उनको वोट दे देंगे बीजेपी के नाम पर, ये कहा जा रहा है। और ये भी बात कही जा रही है कि मोदी के जो लाभार्थी वोट्स हैं उसका भी उनको फ़ायदा है। एज ए कैंडिडेट वो पॉपुलर नहीं है, वो बहुत लोगों को ग्राह्य नहीं है, कहा यही जा रहा है। तो अंत में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भले ही 8 सीटें एनडीए ने पिछली दफ़ा जीती थीं और उम्मीद वो कर रही थी कि 8 की 8 सीटें वो बचा लेगी इस बार, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अगर सेफ सीट के रूप में लिया जाए तो वेस्ट चंपारण, जो कि थोड़े से मार्जिन से संजय जायसवाल जीत सकते हैं बावजूद इसके कि वो बहुत पॉपुलर नहीं है, ईस्ट चंपारण यानी कि मोतिहारी राधा मोहन सिंह जीत सकते हैं। इसके अलावा गोपालगंज की सीट बताया यही जा रहा है कि वो आलोक सुमन फिर से वहाँ रिपीट हो सकते हैं। वीआईपी उतनी बड़ी चैलेंज उनके लिए नहीं बन करके आई। और महाराजगंज, ये 4 सीटें, जनार्दन सिग्रीवाल, ये 4 सीटें जिसमें कि 2 पर तो वीआईपी विरोधी है और इस कारण से भी थोड़ी चैलेंज कमज़ोर पड़ी है, और गोपालगंज और महाराजगंज में कांग्रेस ऑपोजिशन में है, तो वो भी एक एडवांटेज जो है वो मिल रहा है। इस तरह से हम पाते हैं कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, महाराजगंज और गोपालगंज, ये चारों सेफ जोन में बताई जा रही हैं सीटें। जहाँ तक सवाल है उन 8 सीटों का जो छठे फेज में बिहार में पोलिंग में गई हैं, लेकिन जहाँ तक फाइट का सवाल है, लड़ाई का सवाल है, तो बताया जा रहा है कि वो वैशाली में लड़ाई देखने को मिल सकती है। एज वीणा देवी को गया है और वो अपनी उपलब्धियों की वजह से नहीं बल्कि एनडीए के उम्मीदवार होने की वजह से वो एक एज जो है वो मिल रहा है उनको, ये बताया जा रहा है। और आरजेडी के जो तमाम वोटर्स थे वो उस तरह से निकल नहीं पाए जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। तो ऐसे में एज तो है, लेकिन फिर भी फाइट बताई जा रही है वैशाली में है। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। सिवान में बताया यही जा रहा है कि हिना साहब लीड कर रही हैं, लेकिन अगर साइलेंट वोट है तो फिर वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जीत में तब्दील हो सकता है। फाइट यहाँ भी है। शिवहर में फाइट बताई जा रही है। रितु जायसवाल ने अच्छा चुनाव लड़ा है लवली आनंद के खिलाफ और इसीलिए सरप्राइजिंग रिजल्ट्स यहाँ आ सकती हैं। और वाल्मीकि नगर में भी फाइट बताई जा रही है। दीपक यादव बावजूद इसके कि लेट से उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी के द्वारा उतारे गए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि सुनील कुशवाहा को जो एडवांटेज मिलता है वो इस बात से मिलता है कि वहाँ पर जो वोटों का गुणागणित है उसमें एनडीए के वोट, ख़ासतौर पर सवर्णों के वोट जो हैं वो चले जाते हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ, एनडीए की तरफ, और इस कारण से जो बैकवर्ड वोट्स लेकर के आते हैं सुनील कुशवाहा, वो जीत में तब्दील कर दी जाती है। तो इन 4 सीटों पर फाइट बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर इन 4 सीटों में हम देखें तो 2 सीटें जो है वो जीत सकती है एनडीए। वैशाली की सीट कहा यह जा रहा है कि ये जीती जा सकती है एनडीए के द्वारा, और अगर ठीक ठाक वोट
पड़ जाते हैं सुनील कुमार को तो वाल्मीकि नगर भी अगर उनके लिए वोटर निकलते हैं। देखिए वाल्मीकि नगर में भी चूँकि वोटिंग बहुत हाई हुआ है 58.25%, इस कारण से ऐसा लग रहा है कि अपने मतों को निकालने में सफल हो गए क्या उम्मीदवार। तो लेकिन 4 ही सीट सेफ बताई जा रही हैं, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, महाराजगंज और गोपालगंज एनडीए के लिए। बाकी की 4 पर फाइट है और बाकी की 4 अगर फाइट में अगर 2-2 का आंकड़ा भी हम रख लेते हैं तो 6 सीट मैक्सिमम ऐसा लगता है कि इस बार में मिलने जा रही हैं एनडीए को। 8 की 8 रिटेन हो जाएंगी, इस बात की ज़रा कम गुंजाइश है। 2 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। वैसे ये आकलन भर है और ये आकलन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है इस बात को महसूस करने के बाद, उन क्षेत्रों में जाने के बाद और उन क्षेत्रों में रिपोर्ट कर रहे लोगों से बातचीत करने के बाद ये आकलन निकल कर सामने आया है। एडवांटेज जाहिर है कि इस वक्त एनडीए को मिल रहा है और आखिरी चरण के जो मतदान होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में हों, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त कुछ सीटों के जो मतदान होते हैं उन सीटों के मतदान छठे और 7वें फेज़ में हो रहे हैं। तो ऐसे में मानकर चलिए कि उनकी पर्सनालिटी का प्रभाव भी इन कैंडिडेट्स को मिल रहा है। कैंडिडेट्स अपने बूते पर चुनाव जीत रहे हों, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।